नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आज वोटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले मताधिकार पर महाभारत शुरू हो गया है। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और उन्होंने साफ कहा है कि मतदाताओं को वोटिंग से रोका जा रहा है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। यूपी में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले तो तीखे बयानों के तीर चले, मगर वोटिंग के दिन भी बीजेपी और सपा ने अपने अपने तरकश से आरोपों की तीर जमकर छोड़े। एक तरफ वोटिंग हो रही थी और दूसरी ओर मताधिकार पर महाभारत। आलम यह रहा कि वोटिंग के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी जीवन संगिनी मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप चस्पा किए। सुनिए क्या कहा अखिलेश और डिंपल ने। और कहना चाहूँगी कि वोट डालें। प्रशासन और सरकार चाहती नहीं है वोट प्रतिशत बढ़े और लगातार अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक वे में काम कर रहे हैं ये लोग। ये हमारा अधिकार है कि हम वोट डालें और जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, मैं चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहूँगी कि इस पे वह देखे, गहराई से देखे और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसमें भी इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे तो लोग भी सतर्क हो और चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे। मैम, डीएम को लेके आपने सूचना मिली अभिनव स्कूल में बूथ नंबर 239 ईवीएम खराब है। अब बताओ, इतने चैनल खड़े हैं, आप लाइव कर रहे हो, बगल में ईवीएम खराब है, इसमें क्या कहोगे आप लोग? आधे घंटे से प्रतिनिधिमंडल जो बीजेपी का गया है वो ईवीएम ठीक कराने गया है। सवाल पूछा जाएगा। अरे क्या आप लोग भी सब जानते हो बातें, क्यों ऐसा बात करते हो? सब बातें आप जानते हो। नहीं, हमारा ये कहना है कि ईवीएम ठीक हो, जल्दी वोट पड़वाए, नई ईवीएम लाए। डिंपल यादव से लेकर अखिलेश तक खफा दिखे। तोहमत प्रशासन से लेकर सरकार तक पर मर रहे थे। कभी ईवीएम का जिक्र हो रहा था तो कभी प्रशासन के दुरुपयोग का इल्जाम सरकार पर लगाया जा रहा था। वहीं अखिलेश यादव ने भी कई जगह ईवीएम खराब होने की बात दोहराते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए खतौली के सीईओ पर निशाना साधा और कहा कि वे भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं मैनपुरी में मतदान के बीच सपा ने प्रशासन पर मतदाताओं से मारपीट तक करने का आरोप लगा दिया। सपा नेता देवेंद्र सिंह यादव ने इसकी लिखित शिकायत चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। सपा नेता का आरोप है कि बूथ संख्या 257 और 258 पर प्रशासन ने मतदाताओं को पीट कर भगा दिया। बीजेपी के लोग मतदाताओं को धमका रहे हैं। शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खैर, सियासी लड़ाई दिलचस्प होनी थी तो ये तय था, मगर अखिलेश यादव के आरोपों से सिद्ध हो गया है कि लड़ाई 8 दिसंबर के बाद और भी तेज होगी, चाहे नतीजे किसी के भी पक्ष में हों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मताधिकार पर महाभारत। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक सोनकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। भरत गांधी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है भरत सर। और हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी भी जल्द जुड़ेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। तो अब थोड़ी देर बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी खामी के चलते कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर, प्रशासन पर, चुनाव आयोग पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक सोनकर जी, सबसे पहले सवाल आप ही से करूंगा। सीधा आरोप डिंपल यादव का, मतदाताओं को घरों से बाहर निकलने पर बीजेपी के लोग रोक रहे हैं, प्रशासन रोक रहा है, उन्हें वोटिंग नहीं डालने दी जा रही। यह सीधा आरोप लगाया दुरुपयोग का प्रशासन पर, बीजेपी पर, डिंपल यादव ने। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का आशीर्वाद और भरोसा बन रहा है और लगातार 2014 से मिल रही हार है, और इन उपचुनाव में भी जहां 3 इस जगह 2 विधानसभा 1 लोकसभा में मैनपुरी में चुनाव हो रहा है,
और निश्चित तौर पर ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों स्थानों पर अपनी बड़े विजय सुनिश्चित करने जा रही है। जैसे आजमगढ़ के गढ़ को ढहा है, जैसे मैनपुरी के गढ़ को भी ढाने जा रही है। तो उसी नाते कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर ठीकरा फोड़ना है, तो वो ठीकरा सरकारी संस्था पर फोड़ना है, वो ठीकरा पुलिस प्रशासन पर फोड़ना है, किसी ना किसी पर एजेंडा खड़ा करना है। ये पूरी एक स्ट्रेटजी और प्लान के तहत पूरा चलने वाला काम है। यही प्रकार रामपुर में जिस तरीके से अखिलेश यादव जी मंच पर कह रहे थे कि यहाँ 1 तारीख को वोटिंग करने का पूरा प्लान करने का पूरा प्रचार, उन्होंने मंच पर ये बात पूरी। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये दिख रहा है कि जो हार है, हार के कारण कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने का जो विषय है वो निश्चित तौर पर दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुशासन और सुरक्षा के विषय को जनता तक लेकर के गए और जनता आज उसी की सहमति दे रही है और जनता उसका जवाब ईवीएम के माध्यम से दे रही है। मगर इस पर यह सवाल खड़ा होता है कि आपको हमेशा जब आपको हार दिखाई देती है तब आप ईवीएम पर सवाल खड़े कर देते हैं, तब आप सरकारी संस्थानों पर सवाल खड़े कर देते हैं, तब आप पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर देते हैं। इसीलिए जब ये किसी संस्था पर भरोसा नहीं करते, किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए जनता इन पर भरोसा नहीं करती है। शुभम जी, ठीक है, लेकिन डिंपल यादव तो कह रही है कि 2024 में भी ऐसा ही होगा, इसलिए चुनाव आयोग से वो उन्होंने शिकायत करने की बात कही है। 2024 में भी कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग करना चाहते हैं, ये आरोप लगा रही है। देखिए, प्रशासन का दुरुपयोग किससे किया है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर कहीं किसी को कोई आपत्ति है, उसके लिए हर बूथ पर बने हुए पर्यवेक्षक हैं, उस पर्यवेक्षक की जानकारी कराने के लिए उनकी सहमति है। और कहीं ना कहीं जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा या जो भी उस पर करेगा तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक है, दूसरी बात, समाजवादी पार्टी से भी जुड़ गए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक बाजपेयी साहब। अभिषेक बाजपेयी साहब, बहुत स्वागत है आपका, हालांकि आप देरी से आए, लेकिन बीजेपी कह रही है सर कि आप चुनाव हार रहे हैं, डिंपल यादव चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है सरकार पर, प्रशासन पर, चुनाव आयोग पर। हार की बौखलाहट है। अरे भाई, ये दीपक भाई हैं, हमारे प्रिय भाइयों में से एक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि पता है उनके दिल की पीड़ा, हमको पता है कि वो खुल करके कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि कुछ उनकी मजबूरियां हैं, वो भी ये जानते हैं कि मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए इनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं कि उनको पार्टी के फेवर में कुछ ना कुछ कहना है। लेकिन अब मैं आता हूँ प्रश्न। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद जानते हैं कि अगर उपचुनाव हो रहा है या कोई भी चुनाव हो रहा है, तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि अगर ईवीएम खराब हो गई है तो भाई वोटरों जो वोट डालने के लिए गए उनको परेशानी ना हो, तो क्या हम उस बात को भी नहीं उठा सकते हैं? वो अगर ईवीएम खराब है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि तुरंत उसकी जगह रिप्लेस करके दूसरी ईवीएम लगवाएं, ईवीएम मशीन रखवाएं, ताकि वोट में कोई भी व्यवधान न पैदा हो। लेकिन दीपक भाई को ये भी गवारा नहीं है। अरे साहब, मैं आपको याद दिला दूं कि जैसा कि अभी दीपक भाई बोल रहे थे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पे तो किसी ने ईवीएम को दोष नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वो मदमस्त हाथी होता है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो नोटों के दम पे या लोगों को तोड़ करके किसी न किसी रूप में सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि ये चाहते हैं हर जगह पे सत्ता की मलाई चाटी जा सके। सबसे बड़ी चीज आप देखिए, राजस्थान में जीता जाता उदाहरण, मध्य प्रदेश में जीता जाता उदाहरण, आपने एक जगह कई जगह पे देखा कि इन्होंने जोड़ करके सरकार बनाई। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की सबसे बड़ी जहां पे साख का सवाल भारतीय जनता पार्टी मान रही है, अपने आप को पूरा प्रशासन को लगा रखी है, पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी को लगा रखी है। आप समझ सकते हैं कि वहां पे ठीक है दीपक सोनकर, जहां तकनीकी खराबी आएगी, ईवीएम खराब होंगी, वहां तो सुधरवाना दायित्व है ना सरकार का, चुनाव आयोग का, प्रशासन का। तो फिर आरोप किस बात को लेकर? सीधे आप पर आरोप है कि आप लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे, आपको डर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, उनके जो वोटर हैं, जहां जहां पोलिंग बूथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के गढ़ में, उन वोटर्स को आप घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, ये आरोप लगाया है। मारपीट की गई है कार्यकर्ताओं के साथ आज। बात तो ये है शुभम जी कि जो आचार संहिता का उल्लंघन करेगा प्रशासन उसके साथ सख्ती करेगा। लेकिन लोगों को वोट तो देने दीजिए सर। समाजवादी पार्टी के लिए आप वोट तक नहीं देने दे रहे। वैसे तो आपके प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं सुबह, सब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार हों, लेकिन आप जनता को वोट देने के लिए घर से नहीं निकलने दे रहे हैं।
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करके कहा है कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर सभी अपना मतदान करने के लिए निकले। लेकिन घर से निकलने देंगे तब तो निकलेंगे लोग। हमेशा मत कराने के लिए माने सपा कह रही है घर से तो निकलने दीजिए प्रभु, घर से कहाँ निकलने दे रहे हैं? किसने रोका है? कोई एक प्रमाण है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने किसी वोटर को रोकने का काम किया है? कोई एक प्रमाण है क्या? अभिषेक भाई के पास कोई प्रमाण हो तो बता दे, कोई ऑथेंटिक जानकारी हो तो बता दे कि किसी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अभी दीपक भाई अभी कई सारे चैनलों ने चलाया इस बात को, और बाकायदा ट्वीट के माध्यम से भी आपको जानकारी हो गई होगी कि कैसे आधार कार्ड के माध्यम से जो व्यक्ति वोट डालने वाला बना दिया नहीं है किसी वोटर को रोकने का। नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? भाई चाहते नहीं है कि कोई भी व्यक्ति वोट डाले, वो अगर डाले अगर आपने व्यक्ति अगर वोटर को 30 नहीं मानेंगे। वो नियमावली से पहले भी रामपुर में यह किया प्रशासन के माध्यम से आप जनता को दबाव नहीं करते हैं। अगर आपके मन का यही बात बढ़िया है कि मीठा तू नहीं मेरा बताइए अभिषेक भाई, भरत गांधी सर के पास आता हूँ, ठीक है आप दोनों रुक जाइए। अगर कोई गलत वोटिंग भी करेगा तब भी आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं भरत गांधी सर, वो अच्छे से इस बात का जवाब देंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। भरत सर आरोप तो आपके पास ठीक है, आ रहा हूँ दीपक, सुनकर आ रहा हूँ। भरत सर, ये जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर, आज डिंपल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सफाई में, अखिलेश यादव भी साथ थे, बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है सरकार, प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईवीएम खराब हो गए, बदला नहीं जा रहा। इन आरोपों को किस तरह से देखते हैं? और बीजेपी आरोप लगा रही है कि डिंपल चुनाव हार रही है, सपा चुनाव हार रही है, इनमें कितनी सच्चाई है? सर मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर, भरत सर आप ही से। हाँ देखिए, अब तो चुनाव 5 बजे तक निपट ही जाएगा। हाँ, अब अटकलें अब तक लगाई जाती थी, उनका कोई अर्थ था, अब तो अटकलों का कोई मतलब नहीं रहा। आज शाम तक, कल तक एग्जिट पोल भी आ ही जाएंगे। रह गई बात सत्ता की मलाई खाने या ना खाने की बात, तो कोई राजनीतिक पार्टी जिस दिन बनाता है तो वो कोई सेवा करने के लिए नहीं बनाता। हाँ, वो मलाई खाने के लिए बनाता है। मलाई तो छोड़ो, गंदगी भी खा लेते हैं। खाना खाते खाते वो आगे पा जोड़ करके उसको भी खा लेते हैं, कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। हमारे देश की राजनीति पटरी से पूरी तरह उतर गई है जी, और अब इसमें किसी से सज्जनता की उम्मीद करना, ईमानदारी और मर्यादा की उम्मीद करना ही व्यर्थ हो गया है। कांग्रेस ने जिन मापदंडों को, मर्यादाओं को तोड़े, उन मर्यादाओं के खिलाफ नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव खड़े हुए, और इस तरह नहीं उन्होंने कांग्रेस को परास्त किया कि कोई ऊंची मर्यादा कायम की, बल्कि मुलायम सिंह यादव ने इस तरह से कांग्रेस को परास्त किया कि कांग्रेस ने जितनी मर्यादाएं तोड़ी थी, मुलायम सिंह यादव ने उससे 100 गुना ज्यादा तोड़ दी। और ज्यादा तोड़ दिया तो कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पाई और कांग्रेस किनारे हो गई। और समाजवादी पार्टी ने जितनी मर्यादाएं तोड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने 1000 गुना तोड़ दिए। अब ये है कि मर्यादाओं को जो जितना तोड़ पाएगा वो राजनीति में उतना कामयाब हो पाएगा। यह बात चुनाव जीतने के लिए इस्टेब्लिश फैक्ट बन गया है। ऐसी स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि बूथ पर नहीं जाने दे रहे हैं, या ईवीएम मशीन बदल नहीं रहे हैं, या फिर प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये दुरुपयोग तो डिंपल जी जब कन्नौज में चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने चुनाव होने ही नहीं दिया था, नामांकन ही नहीं होने दिया था। वो हाई कोर्ट मुकदमा चला था, वो मामला अभी तक सीबीसीआईडी की जांच हुई थी, अभी तक वो मामला अमित शाह जी के टेबल पर पेंडिंग है। तो कोई समाजवादी पार्टी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, और जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो वो महात्मा की तरह काम कर रही थी। तो कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए कामयाब हो रही है कि वो समाजवादी पार्टी के मर्यादाओं के तोड़ने की तुलना में कई गुना आगे निकल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई परास्त तभी कर पाएगा जो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मर्यादाओं को तोड़ेगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। कुल मिला के निष्कर्ष के तौर पर मैं कहूं तो ये लोकतंत्र निरर्थक हो गया है देश में, वोट का अधिकार निरर्थक हो गया है इस देश में।
और लोकतंत्र का मतलब नहीं रहा, ये सारा नेता तंत्र हो गया और अपराधी तंत्र कह दीजिए तो और अच्छा हो। अब ये अपराधी तंत्र में एक अपराधी दूसरे अपराधी से लड़ रहा है तो हम लोग ऐसे तालियां बजाते फिरें कि कौन अपराधी अच्छा है, मेरी जाति का अपराधी ज्यादा बढ़िया है और दूसरी जाति का अपराधी कम बढ़िया है, और अगर अपराधी ही जीतना है तो मेरी जाति का अपराधी जीते, मेरे धर्म का अपराधी जीते हैं। मेरे को लगता है लेकिन कि भरत सारी गांधी सर, पार्टियों को भरत सर, सबको मिलकर ये के चीज तो माननी हमें पड़ेगी कि राजनीतिक जिसकी सुधार सरकार और होती चुनाव है, सुधार की योजना पर जिस काम भी करना राजनीतिक दल की सरकार होती है उसे कहीं ना कहीं फायदा मिलता है इस तरह के अगर बाइपोल स्टेट्स में होती हैं तो, चाहे प्रशासन का हो चाहे किसी और चीज का कहें, रसूख का फायदा तो उठाती हैं सरकारें। ये स्वाभाविक है। होता ये है कि पिछली सरकार ने जितनी मर्यादाओं को तोड़ा था, आने वाली सरकार उससे ज्यादा तोड़ती है। इसलिए राष्ट्र के हित में मैं तो दुहाई देता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये देश खत्म हो जाएगा अगर इस तरह हम मर्यादाओं को तोड़ेंगे कि वो चुनाव नहीं होने देते थे, नामांकन नहीं होने देते थे, तो हम भी नहीं नामांकन होने देंगे, वोट नहीं पड़ने देंगे, बूथ तक लोगों को नहीं जाने देंगे, तो चुनाव ही बंद कर दो। ठीक है, अभिषेक इलेक्शन ही वाजपेयी, बंद कर दो। कोई नया रास्ता, चीन ने एक रास्ता अख्तियार कर रखा है, चुनाव जी चीन सर। का रास्ता अख्तियार करो। अब ये लोकतंत्र या पुराने जो ढर्रे हैं उनके बंद करो। ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा? और ये जो चुनाव जीत भी जाते हैं इनको जनप्रतिनिधि कैसे कह सकते हैं? एक आदमी 35 लाख आदमी का जनप्रतिनिधि कहा जाएगा, ये इससे बड़ा झूठ क्या है? वो 35 लाख लोगों के हितों को देखता है क्या? उनकी बात सुन सकता है, उनसे मिल सकता है क्या? एक वकील प्रतिनिधित्व करता है तो उसको विधिवत पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन की जाती है, वकालतनामा पर साइन किया जाता है। एक आदमी 35 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व तो कर ही नहीं सकता। एक एमएलए, एक एमपी जो 5-5 लाख लोगों का 35, ये संभव नहीं है। इसलिए हमें लगता है चुनाव सुधार पर विचार करना चाहिए और राजकाज की नई व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। इस पर अगर बहस कराएं, आप डिबेट कराएं तो अच्छा है। मेरे नजर में समाजवादी पार्टी से न तो देश का कल्याण होगा और न भारतीय जनता पार्टी वही से तो कल्याण सवाल है होगा। सर। बीजेपी कहती है ईवीएम से चुनाव होगा, कांग्रेस कई बार कहती है कि वीवीपैट से चुनाव कराया जाए, फिर सरकार कहती है कि वीवीपैट पुराना डर रहा हो गया, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें निष्पक्ष होगा। लेकिन आखिरकार वो तरीका कौन सा होगा जिससे निष्पक्षता के साथ मतदान संपन्न कराया जाए, ये अब तक देश इसका फैसला नहीं कर पाया है। ईवीएम का जब चुनाव होने लगता है तो समाजवादी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि ईवीएम का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है और भाजपा कर रही है, लेकिन वो चुनाव के घोषणा पत्र में अखिलेश जी शामिल नहीं करते। वो ईवीएम के पक्ष में अंगद के पैर की तरह जमा के खड़े रहते हैं, कांग्रेस खड़ी रहती है, बसपा खड़ी रहती है। इसलिए इन लोगों की जुबान की कोई कीमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जिन आधारों पर ये लोग विरोध करते हैं उससे ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। ठीक है, आऊंगा सर आपके पास। अभिषेक वाजपेयी, जरा आरोप लगाने से पहले एक बार अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए समाजवादी पार्टी को। कन्नौज में क्या अष्ट किया था आपने, भूल गए क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अभी बहुत पीछे जाने की बात नहीं है। अभी आप हाल ही के एमएलसी चुनाव में आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाजवादियों को तो जहां पे जब दाखिल कर रहे तो वहीं से घसीट लाए, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। मैं नाम नहीं लूंगा किसी अपने कार्यकर्ता का। और आपने अभी पंचायत चुनाव में भी देखा, बेचारे वो अपने पर्चा दाखिल करने के लिए जहां से अंदर घुसने नहीं दिया, पुलिस वालों के सामने से उनको घसीट लाए, तो और कैसे प्रशासन का दुरुपयोग कहा जाए। दूसरी बात, नंबर तीसरी चीज, अभी ईवीएम की बात आ रही तो हमारे वरिष्ठ बड़े भाई बैठे हुए हैं, तो इनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, आप जिसने ईवीएम की इजाद किया, क्या वह देश आज ईवीएम से इलेक्शन अपने यहाँ कराता है? अरे सर, वो ईवीएम ही है जिस ईवीएम की वजह से करल से जीते थे अखिलेश यादव। वो ईवीएम ही है जिसकी वजह से आप विपक्ष में बैठे हैं विधानसभा के अंदर। आप क्यों भूल जाते हैं बार बार? और उसी ईवीएम की वजह से आपकी सरकार भी बनती थी पहले उत्तर प्रदेश में, तब तो आप दोष नहीं देते थे ईवीएम को। जब आप चुनाव हारते हैं, जब आपका बहुमत कम आता है, तो आप ईवीएम पे दोष मर देते हैं। ठीक है, दीपक सोनकर, रसूख के बदबूते मुद्दों पर नहीं, रसूख पर चुनाव लड़ रहे हैं आप। रसूख के बदौलत चुनाव जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। प्रशासन को पूरा खपा दिया आपने। खतौली के सीओ पर आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं खतौली के सीओ साहब। निष्पक्ष होने दीजिए ना सर चुनाव। दीपक सोनकर, चुनाव कराने की सहमति पर रहती है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। इस लोकतंत्र के अंदर पूरी पारदर्शिता से ही चुनाव होना चाहिए। मगर सवाल वहां खड़ा होता है कि जो लोग जहां पर जीतते हैं वहां उनको भरोसा है
जब वो अपनी उसी ईवीएम से सरकार बना लेते तब भरोसा है, और जब वहां उनको दिख जाता है कि हम अब हार रहे हैं तो वहीं ईवीएम पर सवाल खड़े रहते हैं। मेन विषय तो वही है ना शिवम जी, कि अपने जनता की नकारता, जो जिस तरीके से जनता उनको नकार रही है और जनता जान रही है। देखिए शिवम जी, आज जनता जानती है और जनता पहलू तय करके उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही, सरकारें जनता ने देखा है कि कौन हमको योजना से जोड़ने का काम कर रहा है, कौन हमको किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया था, कैसे। मैं वही मैनपुरी के एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक जनता का व्यक्ति लोग मुझसे कह रहा था कि साहब अपने तो बड़े बड़े बंगले बनाए गए, अपने तो बड़ी बड़ी हवेली बनाई गई, कभी किसी गरीब को आवाज देने का काम नहीं किया गया, कभी किसी गरीब के लिए अच्छा मेडिकल बनाने के लिए काम नहीं किया गया, हमेशा हमारे ऊपर उल्टी सीधी एफआईआर, अपराधी। तो आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के बाद माहौल बन रहा है, जो सुशासन और सुरक्षा का माहौल बन रहा है, आज हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है, हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, इसीलिए जनता उनके साथ जा रही है। ठीक है, अभिषेक बाजपेयी। देखिए, पहली चीज तो दीपक भाई को मैं कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो मैं चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा उस व्यक्ति को ऑन एयर उसको लाइव पे उठवा लीजिए, नंबर एक बात। और आपको याद दिला दूं दीपक भाई, सुन लीजिए अब पूरी बात सुनिए। अरे सुनना सीखिए, सुनिए पूरी बात। एक एक करके सर। दीपक सुनकर आपको उन्होंने सुना, आप सुन लीजिए फिर काउंटर कर लेना बाद में। काउंटर करने का वक्त दूंगा मैं 1 मिनट का, अरे सुन लीजिए, टाइम बहुत कम है सर, प्लीज दीपक सुनकर एक एक करके। जब सदन में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से पूछा गया था एक प्रश्न कि आप सारा विकास सैफई, इटावा और मैनपुर इन सब जगह पे कर रहे हैं अपने यहाँ से, तो उनका उत्तर बड़ा सुंदर सा आया था सदन में। आपको याद होगा उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर मैं कर रहा हूँ विकास अपने मैनपुरी, इटावा सब जगह के लिए, हर एक सांसद विधायक हर जगह पे विकास कर दे तो शायद लोगों को विकास की राह न देखनी पड़े। तो आप बताओ, जो हर एक व्यक्ति प्रोवाइड की गई है, कॉलेज बनाए गए, सड़कें देख लीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बनाया था शक्ति का बुलंदी की तरीके से चार 100 उन्होंने दिया, 102 की सेवाएं उन्होंने दी। ठीक है दीपक सुनकर, मतदाताओं को सर आपने पीटा है आज मैनपुरी में। दीपक सुनकर 1 सेकंड अभिषेक बाजपेयी 1 सेकंड, 1 मिनट अभिषेक बाजपेयी आ रहा हूं। दीपक सुनकर, मतदाताओं को आज आपने पीटा है मैनपुरी में। आप ही के समाजवादी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया, देवेंद्र सिंह यादव ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, सर क्या मतदाताओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं उनको पोलिंग बूथ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ऐसी अनहोनी हरकत नहीं करी होगी, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। कौन थे फिर वो लोग जिन्होंने मार पिटाई की है? दूसरी बात, ये तो वहां जांच का विषय है ना। जो वहां जिन्होंने आरोप लगाया वो तय करेंगे कि कौन लोग थे, ये तो वहां जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी अनुशासनहीनता कर ही नहीं सकता। इस लोकतंत्र में हर किसी को अपना मत करने का अधिकार है और वो मत करने जा सकता है, मगर हाँ, जो अनुशासनहीनता को तोड़ेगा, जो कार्य पद्धति को तोड़ेगा, तो उस पर प्रशासन शासन कार्रवाई भी करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए अभिषेक बाजपेयी, प्रवक्ता भारत समाजवादी पार्टी, शुक्रिया आपका। दीपक सोनकर जी आपका शुक्रिया। भरत गांधी सर आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डिंपल यादव ने, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आरोप लगाया कि मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी और उनके जो प्रशासन है वो नहीं पहुंचने दे रहा, जिसके चलते गड़बड़ी वोटिंग में हो रही है। इसके साथ ही ईवीएम पर भी दोष रोपण करने का काम अखिलेश यादव ने किया। कई जगह ईवीएम खराब हुई, ये बात भी अखिलेश यादव ने की। यानी कि साफ तौर पर मताधिकार पर मतदान वाले दिन आज जमकर महाभारत छिड़ी हुई है। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।